Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. My name is Achal and I'm your Quant and DILR mentor. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, विच इज़ बोट्स एंड स्ट्रीम्स। नाउ बोट्स एंड स्ट्रीम्स और एस्केलेटर्स, ये दो बहुत रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्केलेटर्स की। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में होता क्या है, यहाँ पर यू विल हैव अ रिवर। नाउ रिवर ऑब्वियसली फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पानी हमेशा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ बहता है। अब इसमें क्या होगा, या तो कोई बोट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, या नीचे से ऊपर जाने की तरफ ऊपर जाएगी। तो अगर बोट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। बेसिकली द बोट इज ट्राइंग टू गो अपस्ट्रीम। वहीं अगर बोट ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करे अगर, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउन तरफ जा रही है, ये अप तरफ जा रही है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और एक होता है रिवर की खुद की स्पीड। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब कि अगर पानी नहीं बह रहा हो तो बोट की खुद की स्पीड क्या है पानी में चलने की। खुद की स्पीड है b मीटर्स पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी दिया जा सकता है। और रिवर की स्पीड है r। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बोट है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है b की स्पीड से, लेकिन रिवर जो है उसको r की स्पीड से नीचे की तरफ धकेल रही है या नीचे की तरफ पुश कर रही है। तो नाउ ये बोट की ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी b माइनस आर। बोट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन पानी उसको नीचे धकेल रहा है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेल्ट दिस। जब भी आप जैसे रोड पर चलते हो या बाइक चलाते हो या साइकिल कुछ भी चलाते हो, अगर एक स्लोप आ जाता है तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से गाड़ी चली जाती है, लेकिन वही नीचे से ऊपर जाना हो तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब एक्सीलरेटर देना पड़ता है या बहुत साइकिल में जान लगानी पड़ती है, तब जाके आप जा पाते हो। ऐसा क्यों होता है? अपने जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको नीचे धकेल रही होती है, नीचे पुश कर रही होती है। सेम चीज़ रिवर के केस में है। रिवर आपको नीचे की तरफ पुश कर रही है। आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो आपकी इफेक्टिवली स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप नीचे आने की कोशिश करोगे तो आपकी इफेक्टिवली स्पीड ज़्यादा हो जाएगी एक्चुअल स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक कन्फ्यूजन ये मत रखना कि ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड तो ऐड होनी चाहिए थी, सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही है। जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तब दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस या तो कम हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कम हो ही नहीं रहा। ये पानी है, पानी की स्पीड है, और ये है बोट। अब पानी के ऊपर ही बोट है तो रिलेटिव का तो कंसेप्ट लगेगा ही नहीं ना। अब ऐसा होता है पानी और बोट के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, वो बात अलग होती। लेकिन पानी के ऊपर बोट चल रही है तो यहाँ रिलेटिव का कंसेप्ट नहीं लगेगा। उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो अगर बोट नीचे जाने की कोशिश कर रही है b की स्पीड से और रिवर भी नीचे जा रही है r की स्पीड से, तो स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम, स्पीड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम हो जाएगा b प्लस आर। वहीं अगर बोट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और रिवर उसे नीचे धकेल रही है तो ऊपर जाने की इफेक्टिवली स्पीड हो जाएगी b माइनस आर। स्पीड वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, u मतलब अपस्ट्रीम, d मतलब डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड इज b माइनस आर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी b प्लस आर। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, इफ़ यू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, तो देखो क्या मिलेगा। एस डी प्लस एस यू लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू बी प्लस बी मिलेगा 2b, और माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से b आ जाएगा एस डी प्लस एस यू बाय 2। स्पीड ऑफ द बोट itself in still water is speed downstream plus speed upstream divided by 2। और वहीं अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एस डी माइनस एस यू करो, एस डी माइनस एस यू करो तो ये हो जाएगा b माइनस बी 0, r माइनस ऑफ माइनस आर, तो वो हो जाएगा 2r। तो r की वैल्यू क्या आती है,
SD माइनस SU बाय 2। एंड ऑब्वियसली इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, SD विल बी हायर देन SU। डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी अपस्ट्रीम के मुकाबले, क्योंकि ये सम है और ये सिर्फ डिफरेंस है, राइट। चलो, तो ये है क्रक्स ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इतना समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ बोट कैन ट्रैवल एट 30 किलोमीटर्स पर आवर डाउनस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर्स पर आवर अपस्ट्रीम। तो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है SD इज 30 किलोमीटर्स पर आवर, और अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है अपने को कितना, 20 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ आई नो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, और अपस्ट्रीम होती है बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। आपको निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर, ये निकालना है। तो B और R की वैल्यूज निकालनी है, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक ध्यान रखो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू B प्लस B 2B, R माइनस R इज 0, B कम्स आउट टू बी कितना, 25। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25, और B की वैल्यू 25 यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 माइनस 25 यानी कि 5, और ये यूनिट्स क्या होंगी इनकी, किलोमीटर्स पर आवर में, क्योंकि 30 एंड 20 वर इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ रिवर इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ बोट कैन ट्रैवल एट 12 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का स्पीड दिया हुआ है, मतलब हमें B की वैल्यू दी हुई है इफेक्टिवली, तो B इज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स पर आवर। पहली चीज, इट ट्रैवल्ड 135 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम इन अ रिवर एंड बैक टेकिंग ऑल टुगेदर 24 आवर्स। अच्छा, तो ये पानी बह रहा है, इसमें ये बोट जो है पहले तो ऊपर गई कितना, 135 किलोमीटर्स ऊपर गई, और फिर उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आई है, 135 किलोमीटर्स नीचे आई है। ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा है, 24 आवर्स लगे हैं। चलो, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम फ्लोज, मतलब स्पीड ऑफ रिवर निकालना है। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ रिवर इज R। फाइन, तो देखो टोटल टाइम जो लगा ऊपर जाके नीचे आने में, वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। अब ऊपर जाते समय टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय ऊपर जाने की स्पीड। अब जब ऊपर जा रही है बोट, तो ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड हो जाती है B माइनस R, अपस्ट्रीम स्पीड इज B माइनस R। तो ये हो जाएगा B इज 12 और R पता नहीं है तो R ही मान लेंगे, 12 माइनस R। ये हो गई ऊपर जाने की स्पीड, तो ये पूरा हो गया ऊपर जाने का टाइम, प्लस नीचे आने का टाइम भी इंक्लूडेड है 24 में। तो नीचे आने का टाइम क्या हो जाएगा, नीचे आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है 135 डिवाइडेड बाय नीचे आने की स्पीड। अब नीचे आने की स्पीड क्या है, B प्लस R है। नीचे आने की स्पीड कितना है, B प्लस R है। ठीक है, आई होप समझ में आया ये। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 24 इज इक्वल टू 135 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/12 माइनस R प्लस 1/, ये 12 होना चाहिए था, B तो हमें पता ही है ना, B तो हमें पता है, तो दिस शुड बी 12। तो हो जाएगा 12 प्लस R। ठीक है, टिंग टिंग। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो 24 इज इक्वल टू 135 टाइम्स ऑफ, ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 माइनस R इंटू 12 प्लस R। ये हो जाएगा 12 प्लस R प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस R, प्लस R माइनस R कैंसिल्स आउट, 12 प्लस 12 इज 24, 24 इधर 24 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 1 into this whole thing is 12 minus R into 12 plus R is equal to 135। ये हो गया। अब ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा A 12 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 माइनस R स्क्वायर इज 135 हो गया। ये R स्क्वायर उधर जाएगा, 144 माइनस 135 बन जाएगा 9,
स्क्वायर रूट करोगे तो r की वैल्यू कितना आ गई है 3। वैसे तो +-3 आएगी, लेकिन हमें पता है स्पीड ऑफ रिवर नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड शुड बी +3। द ओनली पॉसिबल आंसर हियर इज +3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा +3। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्या है यहाँ पर? अ रिवर जॉइंस 2 पॉइंट्स A एंड B एंड फ्लोज फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो एक पॉइंट है A और B, A से B की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब A ऊपर कहीं होगा पॉइंट और B होगा नीचे। हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, now 2 ships X and Y started simultaneously towards each other with equal speeds and the distance between them reduces by 36 kilometers in 4 hours। तो मान लो एक शिप X जो है वो A से शुरू करके B की तरफ जा रही है और दूसरी शिप Y जो है B से शुरू करके A की तरफ जा रही है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर्स पर 4 आवर्स रिड्यूस हो रहा है। 36 किलोमीटर रिड्यूस होता है एवरी 4 आवर्स। तो ये जो है ना 36 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, ये यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनकी रिलेटिव स्पीड। द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इज रिड्यूसिंग एट 36 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। तो एक घंटे में कितना रिड्यूस होगा? 9 किलोमीटर्स। 36/4 इज 9। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है 9 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। हेंस द रिलेटिव स्पीड ऑफ X एंड Y इज 9 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स या दीज टू शिप्स। अब ये जो X है इसके नीचे आने की स्पीड क्या होगी? ये दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ईच शिप इज सेम विद इक्वल स्पीड्स। इन दोनों की स्पीड्स जो है वो बराबर हैं, इन दोनों की खुद की स्पीड्स बराबर हैं। तो अगर x और y दोनों की स्पीड हम b मान लेते हैं, लेकिन सिंस x नीचे आ रहा है तो इसके नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी b + r। रिवर की स्पीड यहाँ पर हम r मान ले रहे हैं, तो x के नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी b + r और y के ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी b - r। ठीक है ना, अपस्ट्रीम जा रहा है। तो अब इसको ऐसा सोचो कि भाई ये तो इफेक्टिवली क्या हो गया, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं x और y। x जा रहा है y की तरफ b + r की स्पीड से, y जा रहा है x की तरफ b - r की स्पीड से। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? सम ऑफ देयर स्पीड्स, बिकॉज दे आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर। x की इफेक्टिव स्पीड ये थी, y की इफेक्टिव स्पीड ये थी, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी सम ऑफ द टू स्पीड्स। सम ऑफ द टू स्पीड्स इज 2b। तो 9 इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ से निकल के आता है b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। यही निकालना था। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच शिप इन स्टिल वाटर। सो द स्पीड ऑफ ईच शिप इन स्टिल वाटर कम्स आउट टू बी 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A boat travels 63 kilometers upstream in the river and returns to its starting point. The time taken by the boat to travel upstream is 2 hours more than the time it takes to travel downstream. ठीक है, तो upstream का जो time है ना, it is 2 hours more than the time taken while coming down, which makes sense। ऊपर जाते समय की स्पीड कम हो जाती है ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नीचे आता है कि समय की स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगेगा। तो ये हमारे पास है। अब डिस्टेंस कितना है? 63 किलोमीटर ऊपर जाना है और उतना ही वापस आना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट b मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम r मान लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 8r ये अपने को दे रखा है। हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, पहले ऊपर जाते समय टाइम कितना लगेगा? 63 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है और ऊपर जाते समय की स्पीड क्या हो जाती है? b - r हो जाती है। दिस इज इक्वल टू +2 एज इट इज आ जाएगा। नीचे आने का टाइम, अब नीचे आने के लिए डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है 63, जितना ऊपर गए हैं उतना ही वापस आना है स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए। तो 63 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम आना है और नीचे आने की स्पीड क्या हो जाएगी? b + r हो जाएगी नीचे आने की स्पीड। नीचे आते समय तो ऐड होती है स्पीड की, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड। अब यहाँ पर सिंपली है, b की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं? 8r कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 63/8r माइनस r इज 7r विच इज इक्वल टू 63/8r प्लस r इज 9r प्लस 2। तो देखो 63/7 इज 9, तो ये हो गया 9/r इज इक्वल टू 63/9 इज 7, ये हो गया 7/r प्लस 2। ओके फाइन। अब 7r उधर जाएगा 7/r, तो 9/r माइनस 7/r इज इक्वल टू 2। तो डिनोमिनेटर तो r ही हो जाएगा, 9 माइनस 7 इज 2 विच इज इक्वल टू 2, 2 कैंसिल्स आउट, 1 बचा यहाँ, तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू r। तो रिवर की जो स्पीड है वो कितना आ रही है यहाँ पर 1, और यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी, सिंस ये किलोमीटर में था डिस्टेंस और टाइम जो था आवर्स में था, तो स्पीड आएगी किलोमीटर्स पर आवर में। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। A son and father go for boating in river upstream, ठीक है। After rowing for 1 mile, son notices that the hat of his father falls in the river, ठीक है। After another 5 minutes, he tells his father that his hat has fallen, so they turn around and are able to pick the hat at the point from where they began boating after another 5 minutes. Find out speed of the river. Okay. तो देखो क्या हो रहा है, लेट्स से ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इन्होंने रो करना शुरू किया और ये अपस्ट्रीम जा रहे हैं, नदी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो चलो ठीक है, रो करना शुरू किया, एक पॉइंट आया कहाँ पर, आफ्टर 1 माइल। 1 माइल ये लोग ट्रैवल किए, 1 माइल बोला हुआ ना। आफ्टर रोइंग फॉर 1 माइल यहाँ पर क्या हुआ, हैट जो है वो नदी में गिर गई। ठीक है, लेकिन अभी बेटे ने तो देख लिया, फादर ने रियलाइज नहीं किया, तो दे आर स्टिल गोइंग अप, अभी भी ये ऊपर जाते ही हैं। तो बेटे ने भी, बड़ा अजीब बेटा है, इमीडिएटली नहीं बताया, थोड़ी देर ऊपर चले गए। कितनी देर और ऊपर गए, दे वेंट फॉर अनदर 5 मिनट्स, 5 मिनट और लगे। आफ्टर अनदर 5 मिनट्स ही टेल्स हिज फादर, अब जाके जब वो यहाँ पहुँच गए ना, हैट गिरने के 5 मिनट बाद जब वो यहाँ पहुँच गए, अब एक बेटे ने बताया कि पापा हैट गिर गई। अब क्या हुआ, नाउ दे टर्न बैक, नाउ दे टर्न बैक, पहले तो यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, नाउ दे टर्न बैक टू कैच द हैट। लेकिन अब होगा क्या, देखो हैट जो है क्या यहीं पड़ी रहेगी, नहीं, हैट तो पानी के साथ बहती जाएगी, जैसे जैसे पानी बहता जाएगा उसी स्पीड से हैट बहती जाएगी। तो हो क्या रहा है, दे कैच द हैट अगेन वेयर, एट दिस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही उसको पकड़ते हैं। तो टर्न करने के बाद से, सो दे टर्न अराउंड एंड आर एबल टू पिक द हैट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे बिगैन बोटिंग आफ्टर अनदर 5 मिनट्स। तो टर्न करने के बाद और कितना समय लग गया, यहां से यहां तक जाने में उन्हें 5 मिनट और लग गए। ठीक है, चलो अब आपको निकालना है क्या, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रिवर। रिवर की स्पीड क्या है ये निकालना है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, पॉज करो, खुद से सोचो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, बिना लिखे आंसर आएगा। इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली, टाइम स्पीड डिस्टेंस में बिना लिखे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखो सिंपल सी बात है, लेट्स फोकस ऑन हैट। स्पीड ऑफ हैट इज सेम एज स्पीड ऑफ रिवर, है ना। जो रिवर की स्पीड है उतनी ही स्पीड से हैट नीचे की तरफ जाएगी। अब हैट जो है वो किस स्पीड से नीचे जा रही है। नाउ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, बहुत सिंपल सी बात है। तो हैट को देखो, जब हैट यहाँ गिरी, जब हैट यहाँ गिरी तो हैट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, उतना ही समय लगा होगा जितना समय बोट को ऊपर जाके टर्न करके नीचे आने में लगा। तो भाई बोट ने ऊपर गई 5 मिनट के लिए और नीचे आई 5 मिनट के लिए, तो इफेक्टिवली बोट को कितना समय लग गया, 10 मिनट लग गए। तो हैट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा होगा, 10 मिनट्स लगे होंगे। हैट को 10 मिनट लगे होंगे यहाँ से यहाँ जाने में, इजंट इट। तो यहाँ हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ हैट क्या होगी, हैट ट्रैवल्स 1 माइल in how much time, in 5 + 5 10 minutes,
10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दो तो 1/6 ऑफ एन आवर, 10/60 आवर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 6 × 1 is 6 miles per hour. This is the speed of hat and this is same as the speed of river. This is same as speed of the river. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। स्पीड ऑफ रिवर आ जाती है 6 miles per hour। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर और कभी और आता है तो यहाँ तो आपको दिया हुआ था कि ऊपर जाने में 5 मिनट लगे तो नीचे वापस पकड़ने में फिर से 5 मिनट लगे। क्या ये हमेशा बराबर होंगे टाइम? यस, ये दोनों टाइम हमेशा बराबर होंगे, ये हमेशा बराबर होंगे। जितनी देर मान लो हैट गिरने के बाद जितनी देर ऊपर जाने में लगेगी उतनी ही देर टर्न करके वापस हैट पकड़ने में लगेगी। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हैट स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पकड़े, स्टार्टिंग पॉइंट के पहले या स्टार्टिंग पॉइंट के बाद कहीं भी पकड़ सकते हैं। बट इतना समझो, सीधी सी बात है, जिस भी पॉइंट पर हैट गिरेगी, जिस भी पॉइंट पर हैट गिरेगी, जो जितनी देर अगर मैं t मिनट्स ऊपर जाऊंगा और हैट नीचे जा रही है, टर्न करके वापस आने में और हैट को मान लो इस पॉइंट पर हम पकड़ते हैं, वापस हैट को लेते हैं, तो जितनी देर यहाँ से यहाँ जाने में लगी t मिनट्स, उतनी ही देर टर्न करके हैट को पकड़ने में लगेगा t मिनट्स। नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज which you can do yourself. Assume some speed of boat B, some speed of river की speed R and time T। तो ये डिस्टेंस जो होगा, तो बोट ये हैट कुछ डिस्टेंस चलेगी, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है बोट को नीचे आने में कितना समय लगेगा, वो जब सॉल्व करोगे तो वो वापस से T ही आ जाएगा। तो मैं पूरा करा नहीं रहा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। आप इतना बस ध्यान रखना, जितनी देर ऊपर जाने में लगेगी उतनी ही देर नीचे आके हैट को पकड़ने में लगेगी। बस वो पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा शुरू में, ठीक है। अगर ये बोट, अगर बेटा फादर को 15 मिनट बाद बताता तो वापस टर्न करके नीचे हैट पकड़ने में 15 मिनट और लगते, तो टोटल आधा घंटा लग जाता, हैट के गिरने से आधा घंटा लग जाता, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। And with this we come to the end of this very simple concept of boats and streams. इसके बाद next वीडियो में हम देखने वाले हैं escalators. So that's it for this video. Thank you.